अच्छा मुझे बताइए, अभी चर्चा में है अमेंडमेंट इन सेबी एक्ट। तो है क्या ये, मतलब व्हाट इज द अमेंडमेंट? पहली बात तो सेबी है क्या, और पावर्स क्या हैं, अमेंडमेंट क्या है, मतलब चेंज क्या हुआ है। सेक्शन 14 ऑफ सेबी एक्ट ये चर्चा में है, क्या है। और आपका जनरल फंड, और रिजर्व फंड ये क्या है, चर्चा में है। और इससे रिलेटेड कुछ नेगेटिव इश्यूज देखने के लिए मिल रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो इश्यूज क्या हैं, तो दैट वी शुड नो। फिर इसके बाद मेंस का क्वेश्चन बताएंगे। चिराग, ज्योग्राफी चल रही है मुझे लग रहा है। अच्छा, ज्योग्राफर बन जाओगे बिल्कुल। ठीक, हाँ जी बताइए सेबी। चलो तब तक तो हम भी आ जाएंगे यहाँ पर दोबारा, तब इकोनॉमिस्ट बनाएंगे फिर आप। बताइए सेबी क्या सुनते हैं इसके बारे में। अरे कुछ तो सुना होगा। मैं इसलिए पूछता हूँ आपसे क्योंकि मान लीजिए इससे पता लग जाता है कि एक्चुअल में क्या आप सोचते हैं, मैं उसी तरह से ड्राइव करूंगा चीजों को। सुना है इसके बारे में कुछ? क्या सुना है? बॉम्बे में। अच्छा ठीक है, स्टैचुरी बॉडी है, एक्ट लगा हुआ है, स्टैचुरी बॉडी। अच्छा, और अभी अमेंडमेंट हुआ ऐसा कुछ सुनना है आपने? यही नहीं सुना। अभी रिसेंट इशू चल रहा है से 1 मंथ बैक, बस पिछले मंथ का ही है। और मतलब एक तो होता है इम्पोर्टेंट, एक होता है बहुत इम्पोर्टेंट। ये बहुत वाली बात है। मतलब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और आप देख लेना आपके मेंस के टाइम पर भी, फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर से क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ सकता है, क्योंकि हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि यही पूछेगा यूपीएससी, लेकिन हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि भाई ये इसके आसपास पूछेगा, क्योंकि ये चर्चा में है। मेंस में तो आप आसानी से मतलब एनालाइज कर सकते हैं, ये चीज इतनी ज्यादा चर्चा में थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि होता है ऐसे ही, हर बार ऐसे ही होता है, इस बार भी ऐसे हो, हर साल ऐसे होता है। फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर चर्चा में है और सरकार उनसे रिलेटेड रूल्स चेंज कर रही है, ये चर्चा में है। और इस रूल्स के खिलाफ कई सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स खड़े हो रहे हैं, ये चर्चा में है। तो पहली बात तो फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर का मतलब क्या है, ये क्या मतलब है, इसके बाद ही तो इस पर जाएंगे। फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर का मतलब क्या है? रेगुलेटर का मतलब होता है जो पॉलिसीज को बनाता है, रूल्स को बनाता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी इज डिफरेंट थिंग। मॉनेटरी पॉलिसी इज वन एस्पेक्ट ऑफ वन पर्टिकुलर रेगुलेटर, दैट इज आरबीआई। बट व्हाट आई एम सेइंग फाइनेंशियल, भाई फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब तो आपके बैंक्स भी आते हैं, आपकी शेयर मार्केट भी आती है, आपके इंश्योरेंस भी आते हैं, सब फाइनेंस है, जहां पर भी पैसे इन्वॉल्व है। लेकिन जब हम फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है इन सेक्टर में रूल बनाने वाली बॉडी कौन है, कौन बॉडी है जो इंश्योर करती है कि अगर किसी ने रूल तोड़ा तो हम एक्शन लेंगे। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें रेगुलेटर कौन है? आईआरडीए। ऐसे शेयर मार्केट के रेगुलेटर की बात करें कौन है? सेबी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब
पहली बात तो ये सेबी है क्या, मतलब काम क्या करता है। आपको कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये वर्ड शेयर मार्केट, ये सेंसेक्स, ये निफ्टी नहीं समझ में आता? आपको आता था? अच्छा, तब भी नहीं है। अच्छा, चलिए फिर मैं समझा देता हूँ। वैसे में इकोनॉमी में अलग से एक टॉपिक आता है आपका फाइनेंस मार्केट। तो फाइनेंस मार्केट फिर इसमें बताता हूँ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में इसको मैं समझाता हूँ, लेकिन सेबी एक्ट में अमेंडमेंट समझना है तो एक बेसिक मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। पहली बात तो ये वर्ड जो शेयर है और बाजार है, तो शेयर मार्केट, मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट का मतलब होता है कि ऐसा प्लेस जहां पर बायर और सेलर आते हैं और आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं। बच्चों वाली डेफिनेशन बचपन की आपकी, होता है कि नहीं होता है? एक तो फिजिकल मार्केट होता है जैसे आपकी बाहर की मार्केट, लेकिन अब तो क्या है, वर्चुअल मार्केट भी है जैसे आपकी ऑनलाइन। तो आज के टाइम में जो शेयर मार्केट है वो एक वर्चुअल मार्केट है, यानी कि एक ऐसी मार्केट जहां पर बायर और सेलर आ रहे हैं और ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बस ये जो बाई और सेल कर रहे हैं ये शेयर मार्केट के प्रोडक्ट्स को कर रहे हैं। शेयर मार्केट का एक जो प्रोडक्ट है वो है शेयर, इसके अलावा अदर प्रोडक्ट्स नहीं है, वो मैं इकोनॉमी में बताऊंगा। यहाँ पर शेयर का मतलब क्या है? शेयर का मतलब होता है हिस्सा, इतना तो पता है। हाँ वो भी जी। तो अब देखिए जैसे शेयर है, शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सा। अब किसका हिस्सा, कितना हिस्सा, क्या है? एग्जाम्पल ले लेते हैं, चिराग एग्जाम्पल ले लें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए चिराग ने सनी से कहा, एक इन्होंने मूवी देखी थी 3 इडियट। तो 3 इडियट में आपने एक वाक्य देखा होगा, जब जो वो होता है ना साइलेंसर, वो उसको कह के जाता है कि कितने साल बाद मिलेंगे, 10 साल बाद, 5 सितंबर को 10 साल बाद यहीं पर मिलेंगे और फिर देखना कौन कहां किस ऊपर गया। तो चिराग ने देखा, तो चिराग ने सन्नी से कहा, उसने 10 साल कहा था, मैं कह रहा हूं 5 साल बाद यहीं पर मिलेंगे और देखना कौन कहां जाता है। तो एक्चुअल में चिराग ने कहा कि अब मैं बनूंगा बिजनेसमैन। और कौन सा बिजनेस करना चाहते हो? ये मिल्क, ठीक है, चलिए। तो दूध का काम कभी डाउन नहीं होने वाला, चाहिए ही चाहिए, कमी है। तो ऐसे में देखिए इन्होंने कहा, सनी ने कि सॉरी चिराग ने कहा कि देखो सनी, अभी जो है जो ब्रांड है सबसे पॉपुलर ब्रांड, जैसे मान लीजिए अमूल दूध पीता है इंडिया, 5 साल बाद देखना चिराग की जो ब्रांड है चिराग मिल्क प्रोडक्ट्स, उसका दूध पिएगा इंडिया, ठीक है, 5 साल। तो अब इन्होंने सनी ने कहा चलो ठीक है भाई। तो चिराग तन मन धन से लग गए और 5 साल बाद सन्नी दोबारा आए। तो दोबारा देखा कि इन्होंने लोकेशन जो बताई थी, इन्होंने आसपास जो है कुछ डेयरी खरीदी, लेकिन वहां पर ये अभी भी नीचे लगे हुए हैं, दूध निकाल रहे हैं। तो ऐसे में चिराग से पूछा, भाई चिराग 5 साल चिराग मिल्क प्रोडक्ट्स तो पूरी छाने वाली थी भारत में, मैं सोच रहा था अब तक तो जो है दुनिया में छाने का प्लान हो गया, वो ये क्या चल रहा है, अभी तो डेयरी में लगे हुए, तुम नीचे ही हो, तुम्हारी प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह कहाँ है? चिराग ने कहा देखो ऐसा है सनी, काम बहुत बढ़ा लिया है मैंने, वो तो अपना काम कोई छोटा नहीं होता, और अपना काम तो सबको करना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ता है इंसान। मैंने डेयरी बना रखी है, और डेयरी बना रखी है 4 और यहीं आसपास है, और टोटल जो मेरे पास टोटल जो बफेलोज हैं दे आर अराउंड 100, ठीक है, छोटा काम नहीं है। तो लेकिन मैं प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता हूँ जहाँ पर मिल्क प्रोसेस हो और पैकेजिंग हो, और पैकेजिंग होकर फिर वो क्या होने जाए, बिकने जाए। तो इसने कहा क्या रोक रहा है, फिर तो मैं कर लूँ। तो उसने कहा देखो यार, रेवेन्यू तो आ रहा है मेरे पास, इतना दूध बिक रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन जो कॉस्ट है रनिंग वो भी हाई है, क्योंकि भाई जो बफेलोज वगैरह हैं उनको पालना थोड़ा आसान थोड़ी ना है, कितना पैसा लगता है भाई, डॉक्टर का पैसा और क्या कहते हैं खाने पिलाने का भी पैसा बहुत ज्यादा लगता है, सिंपल घास फूस से नहीं चलती है जो, अगर सही दूध मिल लेना आपको। तो ऐसे में उसने कहा फिर प्रॉब्लम क्या है, यार मेरे पास रेवेन्यू तो है, लेकिन अब मुझे बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, वो पैसा मुझे मिल जाए तो मैं प्रोसेसिंग यूनिट लगा दूंगा यहाँ पर। और कहाँ लगाऊंगा? मदर डेयरी के बराबर में जमीन देख रखी है, तो पहले तो मदर डेयरी को अटैक करूंगा। तो वहीं पांडव नगर एक एरिया पड़ता है इस दिल्ली में, वहाँ मदर डेयरी है। तो ऐसे में इनके फ्रेंड ने बताया, सन्नी ने कहा यार ऐसा कर कि तू क्या कर,
बैंक से लोन ले ले, बैंक के पास गए, बैंक ने कहा सर आपके तो अकाउंट स्टेटमेंट ऐसी नहीं है कि आपको इतना बड़ा लोन मिल जाए, तो बैंक ने कर दिया मना। सन्नी से कहा यार तू ही दे दे, तू तो मेरे आइडिया में बिलीव करता है, तो सन्नी जो है एडवाइस देते हैं, पैसा नहीं देते। ठीक। तो ऐसे में तीसरा इनको तरीका बताया कि देखिए यार सर ने एक शेयर मार्केट पढ़ाया था, उस सेबी वाला जब पढ़ाया था, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो उसने कहा कि ये चेक कर कि सेबी के एज ऑफ नाउ जो क्राइटेरियाज हैं शेयर मार्केट में किसी कंपनी को रजिस्टर करने के, सर्टिफिकेट इशू करने के, क्या आप उसको फुलफिल कर रहे हो। तो तुरंत जो है चिराग ने देखा तो 10 क्राइटेरिया में से मान लीजिए ऐसे थे 8 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे थे, 2 क्राइटेरिया भी फुलफिल होना बाकी थे, उसमें 3 साल और लग जाते। तो कायदे में तो चिराग को बैठना चाहिए था कि 3 साल और पहले फुलफिल हो जाए क्राइटेरिया, लेकिन सन्नी ने कहा कि यार इस देश में ऐसा क्या है जो हो नहीं सकता, पता होना चाहिए कहाँ देना है और कितना देना है। ऐसी बातें जो है सन्नी ने बताई, चिराग इंस्पायर हो गए और चिराग ने कहा बताओ कहाँ देना है, कितना देना है। तो ऐसा करके इन्होंने रिश्वत वगैरह देकर इन्होंने सर्टिफिकेट ले लिया। तो आपको यहाँ से ये पता लगा, पहली बात तो अगर किसी को शेयर मार्केट में उतरना है तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट इशू करता है कौन करता है, सेबी करता है। सेबी के सर्टिफिकेट के बिना आप इंडिया की शेयर मार्केट में काम कर नहीं सकते। सर्टिफिकेट इशू करने का मतलब ये है कि जो भी गाइडलाइंस है वो फुलफिल हो रही हैं और जो सेबी की डायरेक्शंस हैं अब वो आप पर लागू होंगे। अब ये क्या करें, अब इनको जाना पड़ेगा एक स्टॉक एक्सचेंज के पास। अब ये टर्म जो होती है स्टॉक एक्सचेंज, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका मतलब देखिए क्या है। जैसे कि सेबी ने तो सर्टिफिकेट दिया है, अब ये अपने शेयर बाजार में उतार सकते हैं। शेयर बाजार में उतारने का मतलब है अभी तक जो चिराग मिल प्रोडक्ट्स है इस कंपनी के 100% मालिक कौन है, चिराग है 100%। अब चिराग को क्योंकि उधार पैसा नहीं लेना है तो चिराग क्या कर रहे हैं, शेयर मार्केट में जाकर अपनी 30% हिस्सेदारी को अलग से रखकर उसके छोटे छोटे पार्ट कर रहे हैं। तो जो एक पार्ट है उसको हम क्या कह रहे हैं, एक शेयर कह रहे हैं, आ रही बात समझ में। तो ये अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं शेयर मार्केट में, और जो भी आपके इच्छुक हैं, जो भी इंटरेस्टेड आपके इन्वेस्टर्स हैं, वो इनका शेयर खरीदेंगे कंपनी का और इनको पैसा दे देंगे। तो इनको जो पैसा मिलेगा इकट्ठा हो जाएगा, उससे क्या करेंगे, अपनी जो फैक्ट्री ये चाह रहे थे उस फैक्ट्री को लगाएंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। तो आइडिया सही है कि नहीं है, बिल्कुल आइडिया सही है। तो ऐसे में चिराग ने वही काम किया। अब देखिए स्टॉक एक्सचेंज क्यों जरूरी है, भाई शेयर बेचने हैं तो इन्वेस्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। अब या ऐसा थोड़ा ना होगा कि भाई चिराग जो है अपना ऑटो रिक्शा वालों को हायर करें और उन पर जो है वो लाउड स्पीकर लगा दें, शेयर ले लो शेयर ले लो, ऐसा वो शेयर भी बिकने वाले हैं, ऐसा तो नहीं होने वाला। यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो शेयर खरीदते हैं वो कहाँ से खरीदते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज वर्क्स एज अ मीडिएटर बिटवीन द कंपनी एंड इन्वेस्टर्स। तो चिराग ने जैसे फॉर एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ टाई अप करा, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाले क्योंकि वहां पर कितने सारे ब्रोकर्स हैं, तो वो क्या करेंगे, वो इन्वेस्टर्स को बताएंगे कॉल कर करके एक नया शेयर आया है और एक शेयर उस शेयर को लेकर आया है चिराग, आप इस कंपनी में पैसा लगाएंगे और आपकी जिंदगी में चिराग उग जाएंगे। मतलब ऐसी ऐसी बातें कई बार ब्रोकर कर देते हैं, ऐसे करते हैं कि मतलब दूध, ऐसा दूध तो भारत में हुआ ही नहीं कभी, मतलब फ्यूचर ऑफ मिल्क इंडस्ट्री चिराग, इस तरीके से बात करते हैं जी। मतलब वो कहते हैं कि मतलब ऐसे बात करेंगे कि अभी तक आपने सुना होगा बफेलो का मिल्क और काऊ का मिल्क, लेकिन इस बार जो है ये फोर्टिफाइड मिल्क है, इसमें उन्होंने ऊंट का मिल्क भी लगा रखा है। इस तरीके से प्रोडक्ट बेचना है तो लोगों को लगेगा यार सही में इस मिल्क की तो डिमांड आएगी, अब मिल्क की डिमांड आएगी तो मिल्क बिकेगा ज्यादा और अच्छे दाम में बिकेगा, तो कंपनी को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। और कंपनी को प्रॉफिट होगा तो जो शेयर होल्डर होते हैं ना, शेयर होल्डर एक तरीके से कंपनी के मालिक हैं, कुछ हिस्सेदारी है लेकिन हिस्सेदारी तो है। तो ऐसे में कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ हिस्सा कंपनी इन शेयर धारकों को, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एज अ डिविडेंड भी दे देती है। तो एज अ डिविडेंड भी उनके पास आएगा, अपना शेयर की कीमत तो है ही और साथ साथ में क्या है, अलग से डिविडेंड भी आ रहा है। आ रही है बात समझ में। प्लस 2 फायदे होते हैं, एक तो जो टोटल प्रॉफिट आया इसमें से अगर कंपनी का बोर्ड चाहे तो उनको डिविडेंड दे रहा है, अलग से पैसा दे रहा है। और दूसरा फायदा ये होगा जब किसी कंपनी इतनी प्रॉफिट में जा रही है, मशहूर हो रही है, तो कई और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस कंपनी के फ्यूचर को देखकर इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। अब जब इन्वेस्ट करना चाहेंगे, इसका शेयर खरीदना चाहेंगे, तो शेयर की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ती है तो भाव बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, भाव बढ़ते हैं। इसी तरीके से शेयर मार्केट में भाव बढ़ते हैं। तो ऐसे में फ्यूचर तो बड़ा उज्जवल था चिराग का। चिराग ने अपनी कंपनी को, शेयर को वहां पर उतारा। पहली बार जब किसी कंपनी के शेयर मार्केट में उतरते हैं तो उनको हम कहते हैं आईपीओ।
तो आपने एक टर्म सुनी होगी आईपीओ इशू करना। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब पहली बार जब कंपनी उतार रही है शेयर को तो पब्लिक को क्या ऑफर दे रही है, कितने में दे रही है। तो पहली बार जब कंपनी के शेयर उतरेंगे टाइम पर प्राइस क्या होगा शेयर का, हाँ कितना होगा कौन डिसाइड करेगा। देखिए सेबी डिसाइड नहीं करती, सेबी ने सर्टिफिकेट दे दिया, कंपनी डिसाइड करती है। कंपनी इसको लेकर एडवाइस लेती है। जैसे एक टर्म आपने सुनी होगी मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकिंग, कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो मर्चेंट बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे HDFC प्रोवाइड करता है, एक्सिस भी करता है। मर्चेंट बैंकिंग का मतलब होता है कि जैसे चिराग जैसे लोग आए तो चिराग को कहा सर आपकी फॉर्मेलिटीज लीगैलिटीज सब कौन हैंडल करेगा, हम करेंगे। और वहां पर एक और टर्म होती है अंडर राइटर, वो मैं इकोनॉमी में बताऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा। अंडर राइटर का मतलब होता है वो टाई अप कर लेते हैं कि सर आपके शेयर्स को बिकवाने की जिम्मेदारी हमारी, इतने में हम बिकवाएंगे, अगर नहीं बिके तो हम खरीदने का एग्रीमेंट करते हैं। अंडर राइटर भी ऐसे होते हैं, डिपेंड करता है आप किसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हो। लेकिन स्टार्टिंग में जो शेयर का प्राइस डिसाइड होता है वो कंपनी खुद करती है एडवाइस पर। तो पहली बार उन्होंने देखा कि यार जैसे अमूल के शेयर का जो रेट है, अमूल के शेयर का रेट चल रहा है मान लीजिए से 120 रुपये। देखिए ऐसा थोड़ा ना करेंगे जैसे ये चिराग सोचें चलो ऐसा करते हैं पहली बार में कंपनी का शेयर का जो रेट लाते हैं वो 60,000 रुपये लाते हैं, 60,000 पर शेयर। ऐसा होने वाला है क्या? नहीं होने वाला भाई, कौन खरीदेगा 60,000 का एक शेयर इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी, अमूल का तो इतना कम रेट चल रहा है, इनका इतना ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसे तो कोई खरीदेगा नहीं और शेयर का प्राइस डाउन आएगा, डाउन आएगा तो मार्केट की क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगी इनकी। तो ऐसे में ये अपना रियलिस्टिक अप्रोच लेकर चलते हैं। तो इनका जैसे रेट आया 50 रुपये सर्वे के बाद, 50 रुपये रख लो, 50 रुपये में चल जाएगा। अब 50 में बिकना स्टार्ट होगा, डिमांड बढ़ेगी तो अपना काम बढ़ता चला जाएगा और पैसा आ जाएगा। 50 रुपये में इन्होंने शेयर जारी कर दिया। लेकिन स्टार्ट में क्या इनके कोई जानता है? नहीं जानता। तो स्टार्टिंग में डिमांड थी लो, कुछ लोगों ने खरीदा, जैसे इनके दोस्त थे, दोस्त ने कहा यार तुम ही खरीद लो, विश्वास तो है दोस्त में, और दूध तुम्हारे यहाँ पर 1 साल तक फ्री ठीक है, ऐसा करके जो है इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने शेयर्स खरीदे, सनी ने शेयर्स खरीदे, लेकिन ओवरऑल डिमांड जितनी आनी चाहिए थी डिमांड नहीं आई। तो अगर डिमांड नहीं आती तो प्राइस क्या होने वाला है? डाउन आने वाला है। तो ऐसे में इन्होंने सुरेश से कॉन्टेक्ट किया, सुरेश से कहा कि भाई शेयर का प्राइस डाउन नहीं आने देना, कहीं से पैसे का जुगाड़ कर और क्या कर, पैसा इन्वेस्ट कर दे मेरे शेयर्स में। देखिए अगर शेयर मार्केट में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको बैंक में एक अलग से अकाउंट खुलाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट DEMAT, जैसे आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट होता है ना बैंक में, ऐसी अगर आप वहां पर जाएंगे, आप गेट में घुसिएगा जैसे HDFC ICICI किसी प्राइवेट बैंक में, और आप कहिएगा डीमैट, और आपके मुंह से सुनते डीमैट, वो आपको बिल्कुल कहेंगे सर बिल्कुल बैठिए सर। अगर आपने फोन करके कह दिया कि डीमैट अकाउंट खुलवाना, घर ही आ जाएंगे खोलने, ठीक है। तो इनका टारगेट रहता है कि डीमैट अकाउंट खोलना है, तो डीमैट अकाउंट वो खोल देंगे। अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर है, फैसिलिटीज आपको अच्छी मिल रही हैं, तो डीमैट अकाउंट आपका खोल देंगे, वही आपका KYC लगेगा, नो योर कस्टमर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और वो आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। डीमैट अकाउंट को फिर आप उनसे कहते हैं कि भाई मुझे ट्रेडिंग करनी है, इसको ट्रेडिंग के लिए अलाउ कर दो। फिर जैसे सेविंग अकाउंट में आपके पास पैसा है तो उसको ट्रांसफर कर किस में कर दो? डीमैट अकाउंट में। अब इस पैसे को आप अब क्या कर सकते हो? ट्रेडिंग कर सकते हो, जिस कंपनी का शेयर आपको खरीदना है। तो ऐसे में सुरेश ने जगह जगह से पैसा उधार लिया और कहा कि आपको जो है, आप मुझे बस 1 महीने के लिए दे दो और आपको इस पर जो 20% इंटरेस्ट दूंगा ना, 20%, क्योंकि चिराग ने सपने दिखाए थे डबल होने वाला पैसा। तो सुरेश ने जो है अपना पैसा लगा दिया। तो ऐसे में सुरेश ने इतना मोटा पैसा लगाया, जगह जगह से किसी विधायक से लाया है, तो विधायक ने कहा है कि इतने दिन में अगर नहीं आया पैसा तो मैं आगे उल्टा टांग दूंगा लेकिन सुरेश ने कहा नहीं, रिस्क तो लेना पड़ेगा, तो बढ़ेंगे कैसे। तो ऐसे में क्या है, इन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन मुझे बताइए, क्या ये रियल डिमांड थी मार्केट में इनके शेयर की? नो, ये तो आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो रही है। ऐसा कई लोगों ने किया है शेयर मार्केट में, ऐसा कई लोगों ने किया है, और उन पर चार्ज लगता है सर्कुलर ट्रेडिंग का, उन पर फाइन लगता है और कई बार जेल भी हो जाती है जो ये काम कर रहे हैं। इतना सारा पैसा जानबूझ के इन्फ्यूज कर रहे हैं जिससे रेट को इंक्रीज करें शेयर। तो अब आपको लगेगा मर्जी है तो खरीदने की, इसमें क्या गलत कर दिया सुरेश ने? अब देखिए क्या गलत किया। तो इतना सारा पैसा इन्होंने पैसा लगाया इसमें और शेयर का प्राइस बढ़ा दिया, क्योंकि डिमांड बढ़ती है तो ऑनलाइन प्राइस बढ़ेगा। अब शेयर का प्राइस बढ़कर मान लीजिए हो गया से 100 रुपीज, 50 से 100 हो गया। अब एक नया भोला भाला इन्वेस्टर आया मार्केट में, प्रतीक, ठीक है। प्रतीक शेयर मार्केट पढ़ के गया था, पापा से कहा कि पापा
10 लाख रुपए दे दीजिए, आपको 20 लाख करके दूंगा। तो ऐसे मुझे बताइए प्रतीक, पापा क्या पैसे दे देंगे? जूता आएगा घूमता हुआ। पढ़ने के लिए भेजा था, यहाँ ये पैसा डबल करने में लगा हुआ है। तो ऐसे में, लेकिन प्रतीक की अपनी रैपो है घर में, तो प्रतीक ने जो है मम्मी से कहा कि मम्मी जब तक जिम्मेदारी नहीं दोगे तो कैसे मैं बड़ा बनूंगा। तो ऐसे में मम्मी ने कहा भाई पैसा दो इनको, तो पैसा मिल गया इनको 10 लाख रुपए। अब देखिए टेक्निकल बंदा है प्रतीक। प्रतीक ने क्या करा, पहले तो आपका बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर लिया, इकोनॉमिक टाइम्स लिया, और आप लेते हैं वो, कोई देखा है आपने, जिसमें टेबल बनी आती है, ये प्राइस बढ़ रहा है नहीं घट रहा है। आप अपने न्यूज़पेपर में देखेंगे पीछे से जो तीसरा पेज होता है इकोनॉमी बिजनेस का, जिसपे साइड में आपको दिखेगा सेंसेक्स बढ़ रहा है घट रहा है, लिस्ट दिखती है, जिसको आप कभी ध्यान नहीं देते हो, एकदम पलट देते हो, तो वहां पर आपको शेयर के प्राइसेस में अप एंड डाउन भी दिखता है। अब लेकिन प्रतीक ज्यादा टेक्निकल बंदा है, प्रतीक ने कहा मैं तो पूरी लिस्ट निकालूंगा। प्रतीक ने ऑनलाइन जो है सर्च करा कि भाई कौन सी कंपनी ऐसी है जिसका शेयर का प्राइस तेजी से इंक्रीज हो रहा है। इन्होंने देखा कि जो अमूल कंपनी है उसका 123 रुपए चल रहा था, बढ़कर 124 हो गया, 125 हो गया। इन्होंने देखा टायर की कंपनियां, देखो अपोलो का शेयर का प्राइस 150 से 157 हो गया, 150 से 157। फिर इनकी नजर पड़ी चिराग मिल्क प्रोडक्ट्स पर। 50 रुपीज का शेयर और बढ़कर कितना 100, और वो भी 3-4 दिनों में। इतनी तेजी से कंपनी बढ़ रही है। फिर इन्होंने प्रोफाइल खोली, उसके बारे में जानकारी ली, तो पता लगा कि फोर्टिफाइड मिल्क और न्यू एज मिल्क और फ्यूचर ऑफ मिल्क इंडस्ट्री, ठीक है, मिल्क विद हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट, हाईएस्ट कैल्शियम कंटेंट और हाईएस्ट डीएचए, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम आदमी का जबरदस्त कर देता है, मतलब आदमी उठता नहीं उठ जाता है, ऐसी ऐसी बातें। तो प्रतीक हो गए इंस्पायर। ऐसे हो जाते हैं लोग, ये रियलिटी हमारी शेयर मार्केट की। कई लोग ऐसे फंसते हैं इसमें। प्रतीक हो गए इंस्पायर। प्रतीक ने कहा कि यार यहाँ तो 50 से 100 जा रहा है 3 दिन में, और फ्यूचर मिल्क इंडस्ट्री का ये है, तो यानी कि अगले हफ्ते तो ये 200, उससे अगले हफ्ते 300, कुछ भी नहीं पता क्या हो जाए। तो इन्हें 10 लाख लिए और कहाँ लगा दिए? चिराग की कंपनी में लगा दिए। लेकिन मुझे बताइए, ये जो देख रहे तो प्राइस का इंक्रीज, क्या वो नेचुरल था या आर्टिफिशियल था? आर्टिफिशियल था। तो ऐसे में कितनी सारी कंपनियां, अब कहां नजर रखी जाए, कहां से अप एंड डाउन हो रहा है, तो ऐसा कई बार लूपहोल हो जाता है। इन्होंने लगा दिया ऐसे, और लोगों ने लगा दिए। तो जैसी लगाए इन्होंने पैसे, शेयर खरीद लिए, तो एक्चुअल में हमेशा शेयर की खरीदारी और बिकवाली चलती रहती है। तो एकदम डिमांड क्रिएट हुई, तो 120 और 150 शेयर का प्राइस हो गया था। तो बेचने वाले कौन थे? सुरेश थे, क्योंकि उन्होंने पैसा ले रखा था विधायक से, ठीक है, और सन्नी थे और लोग थे। तो ऐसे में इनको वापस करना था। लेकिन अब मुझे बताइए, होल्ड कर कौन बैठा है? प्रतीक बैठा है 150 के प्राइस पर। प्रतीक ने कहा अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा। प्रतीक ने अगले दिन खोलकर देखा क्या रेट चल रहा है, तो पता लगा 110, 150 से। प्रतीक को लगा ये तो डाउन हो गया, ऐसा कैसे? प्रतीक लाया शेयर मार्केट की बुक, उसमें बेसिक जो पढ़ा, प्रतीक ने कहा कि शेयर मार्केट इज अ गेम ऑफ पेशेंस। अब पेशेंस रखना पड़ेगा। प्रतीक पेशेंस रख के बैठा है, और पेशेंस के चक्कर में हो गया घटकर 75 से उसके बाद पहुंचा वो 25। इसने कहा यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो जितना इसका ओपनिंग प्राइस था उससे भी नीचे चला गया, यानी कि तो सीवियर लॉस है कंपनी को, ये क्या चल रहा है? तो देखिए, कभी भी अगर किसी कंपनी के शेयर घटते हैं, उसमें कुछ रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डिमांड कम हुई होगी। डिमांड कम या तो तब होती है जैसे कंपनी को कोई भारी लॉस हो गया, तो इन्वेस्टर्स को लगा है तो कंपनी चली जाएगी, तो इससे कंपनी के इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? बेचने लग जाते हैं शेयर्स को। क्या ऐसी कोई न्यूज आई थी इनकी कंपनी की? नहीं आई थी, ऐसा कोई लॉस नहीं था। या फिर पूरी शेयर मार्केट में स्लो डाउन हो, जैसे अगर गवर्नमेंट ने कहा कि एक नया टैक्स आने वाला है शेयर मार्केट में, तो टैक्स से तो आदमी बचता है, तो उस टाइम आदमी क्या करता है? बेचना स्टार्ट कर देता है। या कोई न्यूज आई कि मार्केट में स्लो डाउन आने वाला है, भारी स्लो डाउन आने वाला है, कंपनियों में लॉस आने वाला है, तो जैसे अभी शेयर मार्केट एकदम डाउन हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कितनी सारी कंपनियां वो बढ़िया चल रही हैं, और इतना स्टीप डाउन तो किसी में नहीं हुआ, थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है। तो प्रतीक को लगा कि यार ये मेरे साथ गलत हुआ है कुछ। प्रतीक ने सर्च किया और पता लगा कि अगर आपको लगे कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप सेबी की हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको पता लगा सेबी का एक फंक्शन क्या है, आपके जो इन्वेस्टर है शेयर मार्केट को, उसको प्रोटेक्शन देना। आ रही बात समझ में? तो ऐसे में इन्होंने क्या करा, सेबी से कॉन्टेक्ट किया। सेबी ने इनसे फाइल मांगी जिसमें कि इनके अकाउंट डिटेल्स, ट्रांजैक्शन डिटेल्स सब कुछ था। तो ऐसे में कंपनी को आइडेंटिफाई किया गया, चिराग मिल्क प्रोडक्ट्स, और इनके कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने तुरंत पैसा लगाया था, तुरंत पैसा निकाला है। तो यानी कि वो तो पता लगेगा कि इन्होंने तुरंत इतना मोटा पैसा लगाया फिर निकाला। तो ऐसे में पता लगा सुरेश के बारे में, क्योंकि केवाईसी देकर ही तो आपने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया था,
तो जो आधार कार्ड पैन कार्ड लगाया था सेबी के यहाँ काम आएगा। आगे बात समझे, क्योंकि बैंक से मांगे जरा इसका डाटा हमें दो। साथ में वो क्या करेंगे, सनी ने पैसा लगा रखा था सनी से, तो इन सबको तो लेटर भेजेंगे और कहेंगे आप सबको कहाँ आना है, हवेली पे, और आपसे वहां पर तफ्तीश होगी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है हमें डाउटफुल लग रहा है, आपने जानबूझ के फैब्रिकेट किया है अकाउंट को। और इनके लिए तो भेजी जाएगी टीम, पता करो ये कहाँ काम कर रही है कंपनी। अब जैसे ही इनको पता लगा कंपनी का शेयर इतना डाउन आ गया है और सेबी की गाज इन पर गिरने वाली है, तो ये तो अपनी बफेलोज वगैरह सब बेचकर भाग गए। तो वहां तो जो है कुछ मिला ही नहीं। तो यानी कि पता लग गया कि ये तो कंप्लीट केस क्या है, फ्रॉड का केस है। तो प्रतीक को सेबी ने कहा टेंशन मत लीजिए, इनका इलाज हम करेंगे। तो इन पर तो इन्वेस्टिगेशन बैठाई गई सब पर। और ऐसे में सेबी देखिए, सेबी के पास पावर क्या है। सेबी अपने इन्वेस्टर को बचाने के लिए 3 गुना तक फाइन लगा सकती है, 3 टाइम्स तक लगा सकती है। अब आप कहोगे 3 टाइम तक क्यों, जितना इन्होंने घोटाला किया था उतना ही दे देते। देखिए उतना नहीं, एग्जाम्पल भी तो सेट करना है आगे वालों के लिए। तो 3 गुना तक फाइन, जितना इन्होंने टोटल कमाया था उसका भी 3 गुना, टोटल वैल्यू का 3 गुना। और साथ में ऐसा भी तो कुछ लोग हो सकते हैं जो हाथ खड़ा कर दे, है ही नहीं हमारे पास, तो बैंकरप्ट है हम, तो दिवालिया हो गए हम। तो ऐसे में अगर उनसे ना निकला तो सेबी के पास अलग से कोई फंड होना चाहिए ना, तो वो जो फंड है इसमें ये पैसा जाता है। तो जितने भी सेबी फीस लेता है, फीस जैसे रजिस्ट्रेशन कराई थी तो फीस लगेगी कि नहीं लगेगी, तो फीस का पैसा किस में जाएगा, जनरल फंड में जाएगा। फाइन लगाया तो पैसा किस में जाएगा, जनरल फंड में जाएगा। आ रही बात समझ में, बताऊंगा रिजर्व फंड का आंसर, जनरल फंड में जाता है पैसा। अच्छा सुनिए, अब सुरेश ने कहा कि सर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं तो पढ़ने आया था और मुझे तो बहकाया गया सन्नी द्वारा। ठीक, 18 साल से आप ऊपर हो, क्या आपके एक्सक्यूजेस सेबी मानने वाली है? नहीं, यहाँ तो लीगैलिटी चल रही है, पैसा तो देना पड़ेगा। आपने कहा है ही नहीं, ले लो कहां से लोगे। तो ऐसे में सेबी का केस अपील के लिए चला जाएगा सैट में। जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपको सजा हो जाती है तो सजा काटने चले जाते हो, अपील करते हो, अपील करते हो। ऐसी सेबी के केस में आप अपील करोगे कहां पर, सैट में, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। सिक्योरिटीज एपेलेट, एपेलेट का मतलब अपील करने वाली स्टेज, वहां पर आप अपील करेंगे। उसने भी कहा फाइन देना पड़ेगा। सुरेश सन्नी ने कहा अब भी पैसा नहीं है, क्या करें? तो ऐसे में फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट कहेगी फाइन देना पड़ेगा। सुरेश सन्नी कह रहे हैं है ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ जाओ, तिहाड़ में जाओ, सुख सुविधाएं हैं वहां सारी। जब तक नहीं निकलोगे, जब तक ये पैसा रिकवर ना हो जाए आपके नॉन सोर्सेज से। जैसे कुछ टाइम पहले सुब्रतु सहारा के साथ हुआ था। सुब्रतु सहारा ने क्या खेल किया? सुब्रतु सहारा बहुत ही रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन है इंडिया के थे, मतलब जब एक डेंट लगा है ये वाला। तो सुब्रतु सहारा ने एक कंपनी बनाई, सहारा इंफ्राटेक। उसको शेयर मार्केट में रजिस्टर करने के लिए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, कहाँ? सेबी के पास। सेबी ने सर्टिफिकेशन दिया नहीं था, वेरिफिकेशन ऑनगोइंग थी, लेकिन इससे पहले ही सुब्रतु सहारा ने अपने एजेंट्स के थ्रू और मार्केट में उनकी क्रेडिबिलिटी है उसके थ्रू मार्केट के इन्वेस्टर से पैसा ले लिया कि हम आपका पैसा आपके बिहाफ पर सेबी का जो आपका सहारा का जो इंफ्राटेक कंपनी है उसके शेयर्स में लगाएंगे। जी हाँ, वही जी, वही सहारा इंडिया। इनकी तो एयरलाइन भी आ गई थी और रियल एस्टेट में बड़ा काम है। न्यूज़ पेपर आपका तो न्यूज चैनल भी है उसका ना। हाँ, जी, सहारा इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ है इनका। अब देखिए सहारा ने क्या करा, पैसा ले लिया। क्या सर्टिफिकेट इशू हुआ था? नहीं। क्या बिना सर्टिफिकेट के आप मार्केट से पैसा ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो ऐसे में उस टाइम पर सेबी के जो चेयरमैन थे वो थे यूके सिन्हा। अभी अजय त्यागी हैं, इनसे जस्ट पहले यूके सिन्हा थे। तो यूके सिन्हा रिटायर्ड IAS अफसर थे और अजय त्यागी भी IAS अफसर है हिमाचल कैडर के। तो यूके सिन्हा जी ने नोटिस भिजवाया कि देखो ऐसा है, आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ, सो हाउ कैन यू टेक मनी फ्रॉम द मार्केट। तो आपने फ्लाउट कराया रूल कैपिटल मार्केट का, आपको पैसा वापस देना पड़ेगा प्लस फाइन भी देना पड़ेगा। कहा जाता था कि जो सहारा साहब हैं उनका इतना कनेक्शंस हैं, CM PM इतने कनेक्शंस हैं कि एक IAS ऑफिसर क्या कर लेगा, ट्रांसफर हो जाएगा, छोटे से टेन्योर के लिए है, सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन यूके सिन्हा पकड़ कर बैठ गए। उन्होंने कहा अब सेबी की पावर बताते हैं। तो उन्होंने कहा फाइन तो देना पड़ेगा। अपील करा सैट में, सैट ने कहा फाइन देना पड़ेगा। केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सेबी ने इतना स्ट्रॉन्ग केस बनाया, यूके सिन्हा की तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग केस आया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि आपको फाइन देना पड़ेगा एनी हाउ, और विद इन दिस टाइम लिमिट एटलीस्ट आपको 10,000 करोड़ देने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो जितना पैसा मार्केट से उठाया था
वो था मात्र 25,000 करोड़, 25,000 करोड़ ओनली। ठीक है, तो कहा कम से कम 10,000 करोड़ देना पड़ेगा। देखिए ऐसा क्यों? क्योंकि सेबी ने कहा आपने अननेसेसरीली बिना सर्टिफिकेट इशू हुए जनता को बताया कि आप इनकी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हो, लेकिन अभी तो आपके शेयर्स ओपन ही नहीं हुए क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं मिला। और इतने आपने क्या करा, जो इतना मोटा पैसा लिया है उसको आपने अपने प्रॉफिट के लिए रियल एस्टेट में लगा दिया, क्योंकि सहारा ग्रुप ने उस पैसे से लंदन में होटल खरीद लिया, न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टीज खरीद ली और महाराष्ट्र में बहुत बड़ी जमीन एक्वायर करी जिस पर वो एमबी वैली रिजॉर्ट बना रहे थे। आज उसका वैल्यूएशन करीब 36,000 करोड़ का आसपास आता है, पूरी सीज हुई हो रखी है फिलहाल वो। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि बिजनेस में पैसे से पैसा बनता है। आप खुद ही सोचिए भाई, चिराग आपके पास पैसा नहीं है और आज आपको सन्नी कह दे कि 25,000 करोड़ दे रहे हैं आपको 5 दिन के लिए, तो 5 दिन के लिए अगर किसी के पास 25,000 करोड़ है तो मुझे बताइए उससे पैसा बन सकता है नहीं बन सकता है? बन सकता है, टेक्निक आनी चाहिए। ठीक है, पैसे से पैसा बन सकता है। तो इसी वजह से जिस टाइम पर आपके पास पैसा है, पैसे पैसा बन सकता है। यूके सिन्हा ने कहा फाइन देना पड़ेगा, गलत करा है आपने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देना पड़ेगा। डेट दी कि आपको सुब्रत सहारा को वहां पर प्रेजेंट होना है, सुब्रत सहारा वहां पर नहीं आए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करा कि अब आपको आने की जरूरत नहीं है, अब सीधा कहां जाना है? तिहाड़ जाना है। और जब तक बेल नहीं होगी, जब तक एटलीस्ट 10,000 करोड़ आप एस्क्रो अकाउंट में जमा नहीं कर देते। स्टार में लिख दीजिए एस्क्रो, ESCROW, ESCROW। जी जी हाँ, एस्क्रो अकाउंट का मतलब होता है थर्ड पार्टी अकाउंट या मीडिएटर अकाउंट, यानी कि ऐसा अकाउंट जिसमें आपने पैसा जमा करना है। अब इस अकाउंट से ही पैसा डिलीवर होगा जहां पर जाना चाहिए। जैसे 10,000 करोड़ जमा कराने हैं तो अब आपको अपने होटल्स बेचने पड़ेंगे, तो फिर उन्होंने होटल्स बेचे और उससे पैसा आया, फिर उसको क्या करा उन्होंने, उस अकाउंट से फिर वो पैसा कहां जाएगा? मार्केट में जाएगा जिसका वो पैसा था। तो इससे आपको पता लग गया होगा कितना भी बड़ा कोई बिजनेसमैन हो, लेकिन अगर कोई IAS अधिकारी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाए सही तरीके से, तो देखिए इतना बड़ा एम्पायर डामाडोल हो गया। तो बस बात यह है कि पावर कई बार किसमें होती है? पर्सनैलिटी में होती है, जो व्यक्ति उस पावर का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, तो सेबी के पास पावर सर्टिफिकेशन की भी है और फाइन की भी है। सेबी जिम्मेदार है कि शेयर मार्केट क्या होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से चलनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से चलनी चाहिए। देखिए अमेंडमेंट की बात करें, अभी अमेंडमेंट क्या हुआ है? जो सेबी एक्ट है, ये सेबी एक्ट 1992 था, यानी कि 1992 का सेबी एक्ट था जिसके तहत ये बना था। अब सेबी एक्ट 2019 कहलाएगा, क्योंकि अब इसमें क्या हो गया? अमेंडमेंट हो गया। ये अमेंडमेंट हुआ है सेबी एक्ट के सेक्शन 14 में। जैसे सेक्शन होते हैं तो सेक्शन 14 चर्चा में है। सेक्शन 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 बताता है जनरल फंड के बारे में। किसके बारे में बताता है? जनरल फंड के बारे में। लेकिन जो अभी अमेंडमेंट हो रहा है, अमेंडमेंट से एक न्यू फंड क्रिएट हो गया है। वो फंड क्या है? रिजर्व फंड। यानी कि पहले क्या था? एक जनरल फंड था, लेकिन अब क्या हो गया? रिजर्व फंड। अब सुनिए दोनों में डिफरेंस क्या है। जनरल फंड तो ये कहता है कि जितनी भी सेबी की कमाई है, चाहे वो फीस से हो, फाइन से हो, या किसी सेबी का इन्वेस्टमेंट है पैसे का, कि वो टोटल जो कमाई है उसको सेबी ने अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो उससे भी कमाई होगी, तो सारा पैसा किस में आता है? जनरल फंड में आता है। और इसी जनरल फंड से सेबी क्या करता है? अपना तो खर्चा करता ही है, मैनेजमेंट का खर्चा करता है, और शेयर मार्केट में नई टेक्नोलॉजीज लाने के लिए, नई तरीके से रेगुलेशन लाने के लिए, अपने काम को बढ़ाने के लिए, नई फोर्सेस को हायर करने के लिए, लोगों को हायर करने के लिए, स्पेशलिस्ट को हायर करने के लिए, इस सब का खर्चा कहां से होता है? जनरल फंड से होता है। सरकार ने देखिए क्या करा, सरकार ने कहा सेक्शन 14 में अमेंडमेंट करते हैं पार्लियामेंट के थ्रू, और यहां पर एक रिजर्व फंड बनाते हैं। सरकार ने कहा जो जनरल फंड होगा, इस जनरल फंड का 25% जमा होगा किसमें? रिजर्व फंड। मतलब इस जनरल फंड का 25% हमने किसमें जमा कर दिया? रिजर्व फंड में। अब जैसे 1 लाख करोड़ था, मान लीजिए जनरल फंड में कितना पैसा था? 1 लाख करोड़। तो 1 लाख करोड़ का 25% कितना हुआ? 25,000 करोड़। तो 25,000 करोड़ किसमें आ जाएगा? रिजर्व फंड में। आदिवासी में। अब रिजर्व फंड की एक कंडीशन और है, वो ये कहता है रिजर्व फंड कि रिजर्व फंड में जो टोटल पैसा किसी भी समय पर रहेगा, वो सेबी के 3 साल के खर्चे से ज्यादा नहीं रहेगा। यानी कि नॉर्मल जो सेबी का खर्चा होता है 1 साल का, तो अगर हम 3 साल का खर्चा अगर मानकर चलें तो 3 साल के खर्चे ज्यादा नहीं होगा।
अब देखिए सेबी का इतना ज्यादा खर्चा नहीं होता जितना मैं कोट कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम्पल को आसान बनाने के लिए मैं बताना चाहता हूं। मान लीजिए सेबी का 1 साल का खर्चा है 10,000 करोड़, ठीक है, तो 3 साल का खर्चा कितना हो गया 30,000 करोड़ ऑन एन एवरेज, घट बढ़ सकता है, ऑन एन एवरेज 30,000 करोड़। तो यानी कि रूल क्या कहता है कि रिजर्व फंड में टोटल पैसा कितना आ सकता है 30,000 करोड़। आ रही बात समझ में? अब पहले साल में जैसे ये रूल लागू होगा तो पहले साल में हमने 1 लाख करोड़ इसमें था तो उसमें से 25,000 करोड़ किसमें डाल दिए, इसमें डाल दिए, ठीक है। अगले साल फिर मान लीजिए जनरल फंड में टोटल पैसा 1 लाख करोड़ था, बढ़कर हो गया 1 लाख करोड़, तो 1 लाख करोड़ का 25% कितना बैठता है, फिर 25,000 करोड़। तो क्या इस बार 25,000 करोड़ रिजर्व फंड में जाएगा? नहीं, इस बार कितना जाएगा, मात्र 5,000 करोड़ जाएगा, क्योंकि रिजर्व फंड में कितना रहना था 30,000 करोड़ एट मैक्स रह सकता था। अब ये चल क्या रहा है, क्यों कर रहे हैं, इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं जी? क्योंकि सरकार कहती है अब जनरल फंड से आप जनरल खर्चे भी कर सकते हो, लेकिन जितना सरकार डिक्लेयर करती है सरप्लस इस जनरल फंड का, वो सरप्लस आपको कहां दे देना है, गवर्नमेंट को दे देना है। जैसा कि आपने आरबीआई के इशू में देखा, सरप्लस किसने ले लिया, गवर्नमेंट ने ले लिया। ऐसे इस बार सेबी से कहा कि तुम भी क्या करोगे इतना पैसा रखकर, ये भी किसको दे दो, गवर्नमेंट को दे दो। तो ऐसे में ये पैसा किसके पास आ जाएगा, गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। अब इशू क्या है, अभी जो सेबी के चेयरपर्सन है उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री से कहा है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने सेबी के सरप्लस फंड को लेने की बात करी है और इसके लिए पार्लियामेंट में अमेंडमेंट ला दिया है, एक्ट ला दिया है, तो इससे जो ऑटोनॉमी है सेबी की वो कम होगी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि सेबी अपने फैसले पूरी तरह से अपने आप लेती, लेकिन अब अगर सरप्लस फंड वहां पर चला जाएगा और सेबी को मार्केट में स्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ अलग से खर्चा करना है, नई टेक्नोलॉजी को खरीदना है, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, अब उसके लिए मांगना किससे पड़ेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री से मांगना पड़ेगा। तो ऐसे में फाइनेंस मिनिस्ट्री की पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इंडिपेंडेंट जो रेगुलेटर हो सकता था सेबी, उसमें क्या आ सकती है, कुछ कमी आ सकती है, ऐसा सेबी का कहना है। देखिए फाइनेंस मार्केट के बेटरमेंट के लिए जो भी हमारे रेगुलेटर्स हैं उनको ऑटोनॉमी दी गई थी, तो ऑटोनॉमी होनी चाहिए और एफिशिएंसी को बढ़ाते रहना चाहिए। तो आपको नहीं लग रहा है ये गलत हो रहा है? इतनी जल्दी ओपिनियन मत बनाइए, आप गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव भी देखिए। अभी तक जो मैंने पर्सपेक्टिव बताया वो पर्सपेक्टिव है जो कि जनरली सेबी का पर्सपेक्टिव है, और द हिंदू तो इस पर जो है सरकार को मतलब बिल्कुल कह रखा है कि सरकार, एक हेडिंग बता रखी है उन्होंने कि जो रेगुलेटर्स हैं फाइनेंस सेक्टर के, ये डायरेक्ट सरकार के अंडर आ गए हैं। फाइनेंशियल, वो कह रहे हैं कि फाइनेंस सेक्टर के रेगुलेटर्स को इतने कमजोर किसी सरकार ने नहीं करा जितना मोदी सरकार ने करा, इतना कमजोर कर दिया। आरबीआई से सरप्लस ले लिया, सेबी सरप्लस ले लिया, अब आईआरडी का नंबर आ सकता है। लेकिन आप इसका काउंटर देखिए, काउंटर क्या है? अभी आपको पता है हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन में है, स्लो डाउन में इकोनॉमी को निकालने के लिए गवर्नमेंट को बोल्ड स्टेप्स लेने हैं। इन बोल्ड स्टेप में से एक स्टेप आपने देखा, जैसे उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स पर कमी करी, कितने सारे टैक्सेस पर कमी करी है, तो कॉर्पोरेट टैक्स पर कमी करी, तो इस रेशनलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट ने डाटा दिया है कि करीब गवर्नमेंट को 1,45,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है। यानी कि 1,45,000 करोड़ जो आने वाला था पैसा, अब वो नहीं आएगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स सस्ता कर दिया, वो अलग बात है कॉर्पोरेट टैक्स से इन्वेस्टमेंट आ जाए, इन्वेस्टमेंट आ गया तो फिर इकोनॉमी बढ़ेगी तो उससे टैक्स आ जाए, लेकिन उसका श्योरिटी तो नहीं है, एकदम तो कम हुआ। और मुझे बताइए गवर्नमेंट के जो कमिटमेंट्स हैं फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, वो तो वाकई वहां के वहीं है, तो पैसा आएगा कहां से? क्या छापने लग जाएंगे पैसा? और अगर छापने लग गए तो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। मार्केट में पैसा ज्यादा आ गया, पैसा वैल्यू कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, तो छापना इज नॉट द सोल्यूशन। तो पैसा तो चाहिए ना, तो पैसा कहां से आएगा फिर? तो ऐसे में गवर्नमेंट ने नजर गड़ाई किस पर? आरबीआई पर, कि बड़ा सरप्लस लेकर बैठे हो, मार्केट में सर्कुलेट होना चाहिए। तो मार्केट में सर्कुलेट होगा क्योंकि सरकार के पास भी पैसा आ रहा है, तो सरकार कौन सा अपने ऐश और आराम पर खर्च करेगी, डेवलपमेंट पर ही तो खर्च करेगी। और सेबी के पास भी अगर सरप्लस रखा है, वो ऐसा कैसे रखा है, तो क्यों ना फाइनेंस मिनिस्ट्री उसका इस्तेमाल करे। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। आरी बात समझ में? आपको अगर जैसे क्वेश्चन लिखिए, it is alleged that ALLEGED, it is alleged that government is weakening, weakening, independent financial sector regulators, independent financial sector regulators
स्टेप बाय स्टेप, फुल स्टॉप। डू यू कंकर विद द स्टेटमेंट? डू यू कंकर विद द स्टेटमेंट? क्या आप इस बात से सहमत हैं? डू यू कंकर विद द स्टेटमेंट? जी हाँ, 200 वर्ड्स। तो जाहिर सी बात है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे नहीं। आपको बताना है, आपको ये बताना है सेबी का ये रुख है, आरबीआई में भी जो इनका ये रुख है, ठीक है, लेकिन बैलेंस क्या करना है? गवर्नमेंट की तरफ बैलेंस करना है आपको। क्लियर है बात? मेंटेन, बैलेंस मेंटेन करके, बात पकड़ में आ रही है?